नमस्कार दोस्तों। आपने एक फिल्म देखी होगी काबिल, जो कि 2017 में आई थी। इस फिल्म के हीरो थे ऋतिक रोशन और हीरोइन यामी गौतम। इस फिल्म में यामी गौतम का किरदार नेत्रहीन था। फिल्म में एक कॉरपोरेटर का बेटा यामी गौतम के किरदार का रेप करता है। ऋतिक और यामी थाने जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती। इसके बाद कॉरपोरेटर के बेटे का हौसला और बढ़ता है और वो दोबारा यामी के घर में घुसकर उसका रेप करता है। इसके बाद कानून और सिस्टम से हार चुकी यामी गौतम का किरदार खुदकुशी कर लेता है। बस यूं समझ लीजिए कि यही कहानी है आभा की। इससे कुछ अलग नहीं है, बस फर्क इतना है कि इस कहानी में कानून अंधा निकला और इसी अंधे कानून की वजह से दो लोगों को खुदकुशी करनी पड़ी। आभा से पहले उसकी भाभी स्वाति को भी जब कानून और पुलिस से उसके सुलगते सवालों के जवाब नहीं मिले तो उसने खुद को ही आग लगा ली। ये कहानी सिर्फ दो मौत की कहानी नहीं है, बल्कि एक खाकी, खादी, कानून, इंसाफ, सिस्टम, हर एक के मुंह पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ है। बात 3 अप्रैल सुबह की है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ इलाके में आज तक के संवाददाता हरनेक सिंह को एक फोन आता है। फोन आभा नाम की लड़की ने किया था और कहा कि उसे मीडिया के जरिए कुछ कहना है। हरनेक सिंह और अपने साथ 3 और रिपोर्टर्स को लेकर आभा के घर पहुंच जाते हैं। वहां आभा अपनी कहानी सुनाती है। इस कहानी की शुरुआत साल भर पहले होती है। आभा की भाभी स्वाति कॉलेज में पढ़ रही थी। घर से कॉलेज वो बस से आया जाया करती थी। उसी बस में 3 और लड़के अपने कॉलेज जाया करते थे। इन तीनों लड़कों में से एक लड़का राजस्थान के कैबिनेट मंत्री का रिश्तेदार था। बस में आते जाते समय तीनों लड़कों की स्वाति से दोस्ती हो जाती है। फिर एक रोज मौका मिलते ही तीनों लड़के स्वाति के साथ जबरदस्ती करते हैं और जबरदस्ती करने के दौरान मोबाइल पर उसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि स्वाति पुलिस और उसके घर वालों को कुछ ना बता सके इस बारे में, और स्वाति को धमकी देने के बाद छोड़ देते हैं। 2 बच्चों की मां स्वाति इस हादसे से डर जाती है। उसे लगा कि अगर उसका वीडियो उसके गांव या उसके ससुराल वालों तक पहुंच गया तो उसकी शादीशुदा जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसी बात से डरकर स्वाति खामोश रहती है। इसके बाद स्वाति को नोचने खसोटने का यह सिलसिला महीनों तक चलता रहता है। इज्जत की खातिर स्वाति अब तक खामोश रहती है, लेकिन फिर अचानक एक दिन वही तीनों लड़के स्वाति को धमकी देते हैं और कहते हैं कि वो अपनी ननद आभा से उन्हें मिलाए, उनसे फ़ोन पर बात करवाए, वरना वो स्वाति का वीडियो लीक कर देंगे। स्वाति अपना घर टूटने के डर से आभा को सारी बात बता देती है। इसके बाद स्वाति के साथ साथ उसकी ननद आभा भी पूरी तरह से उन लड़कों के चंगुल में फंस जाती है। आभा नहीं चाहती थी कि उसकी भाभी स्वाति की जिंदगी खराब हो, पर उसे इतना एहसास हो चुका था कि अब उसकी खुद की जिंदगी अजाब बन चुकी है। यह सिलसिला भी महीनों चलता रहा। घर की इज्जत की खातिर दोनों खामोश रही, लेकिन फिर 23 दिसंबर की तारीख आ जाती है। 23 दिसंबर को स्वाति और आभा घर लौट रही थी। तब रास्ते में तीनों लड़के फिर से टकरा जाते हैं। इस बार तीनों पहली बार एक साथ दोनों की आबरू लूटते हैं। खुद की लूटती हुई आबरू के बीच स्वाति अपने सामने अपनी ननद को भी लूटती देख रही थी। उससे यह बर्दाश्त नहीं हुआ। इसके बाद उसी शाम को स्वाति ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। हालांकि आग लगाते वक्त उसकी सास और कुछ लोगों ने उसको देख लिया और उन लोगों ने तुरंत आग बुझा दी, लेकिन तब तक स्वाति 80% जल चुकी थी। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका 2 महीनों तक इलाज चला, लेकिन 2 महीने बाद स्वाति ने दम तोड़ दिया। स्वाति के घर वालों ने बिना सच्चाई जाने स्वाति के ससुराल वालों पर ही उसे जला डालने का आरोप लगाया, जिस पर पुलिस ने स्वाति के पति और ननद आभा समेत पूरे घर वालों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन मरने से ठीक पहले खुद स्वाति ने पूरे गांव वालों के सामने यह बयान दिया था कि उसका पति, ननद और उसके ससुराल वाले बेकसूर हैं। स्वाति ने खुद कहा था कि उसने खुद को आग लगाई अपनी इज्जत की खातिर। स्वाति की मौत के बाद अब
आभा ने भी हिम्मत जुटाई और घर वालों को सारी कहानी बता दी। इसके बाद आभा उन तीनों लड़कों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने थाने गई और यहीं से अंधे कानून की अंधी कहानी शुरू होती है। पहले तो पुलिस आभा पर दबाव डालती रही कि वो 1 या 2 लड़कों का ही नाम ले, 3 का नहीं, खासकर उस लड़के का तो बिल्कुल नहीं जो राज्य के मंत्री का रिश्तेदार है। यानी पुलिस खुद तय कर रही थी कि किस रेपिस्ट को छोड़ना है और किसे बचाना है। इतना ही नहीं, उन तीनों लड़कों को गिरफ्तार करने के बजाय उल्टे आभा से खुद पुलिस वाले ऐसे सवाल पूछ रहे थे जिससे आभा को यह लग रहा था कि उसका फिर से बलात्कार हो रहा है। अंधे कानून के अंधेपन का तमाशा अभी खत्म नहीं होता है। आभा के साथ गैंग रेप हुआ था। जाहिर है मेडिकल रिपोर्ट से उसकी सच्चाई सामने आ जाती, पर कानून को अपने हिसाब से नचाने वाली पुलिस की बेशर्मी तो देखिए। मेडिकल टेस्ट के लिए आभा को उसके गांव से श्री गंगानगर अकेले उस दिन अस्पताल भेजते हैं जिस दिन अस्पताल की छुट्टी थी। कोई डॉक्टर तक नहीं था और अभी भी बेशर्मी खत्म नहीं हुई थी। इसके बाद अगले दिन फिर आभा अपने गांव से शहर उस अस्पताल तक पहुंचती है। इस बार आभा को पहुंचने में थोड़ी देरी हो जाती है। इसी देरी के लिए उसके साथ ऐसा सलूक होता है जैसे वो रेप विक्टिम नहीं बल्कि खुद रेपिस्ट है। हमाम के नंगेपन का आलम देखिए। खाकी के साथ साथ सफ़ेद कोट वाले डॉक्टर साहब भी वैसे ही कानून का तमाशा बना रहे थे जैसे खाकी वाले बड़े बाबू उन्हें बताते जा रहे थे। आभा पढ़ी लिखी थी। उसने निर्भया की कहानी सुन रखी थी। उसे लगता था कि अब देश बदल चुका है, पुलिस वाले किसी बलात्कारी को बख्शेंगे नहीं। इसलिए वो तमाम दुश्वारियों के बावजूद उसके और उसकी भाभी के गुनहगारों को सजा दिलाना चाहती थी। लेकिन आभा की यह जिद खाकी को काट रही थी। लिहाजा अब नौबत यह आ गई कि आभा की भाभी के उस मुकदमे की धमकी देकर जिसे खुद मरने से पहले उसकी भाभी झुठला चुकी थी, पुलिस वाले अब उल्टे आभा और उसके घर वालों को धमका रहे थे, जेल भेजने की धमकी देने लगे। पर आभा जितना लड़ सकती थी लड़ी। उसकी लड़ाई के आगे कानून को झुकना भी पड़ा। 3 में से 2 गुनहगारों के खिलाफ गैंग रेप का केस दर्ज कर पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया। लेकिन तीसरे और सबसे ताकतवर गुनहगार की लड़ाई अब भी जारी थी, क्योंकि तीसरा गुनहगार कोई मामूली गुनहगार नहीं था, राज्य के एक मंत्री का रिश्तेदार था। लिहाजा पुलिस ने अपना पूरा फर्ज निभाते हुए उसे इस केस से दूर कर दिया। आभा इस तीसरे गुनहगार को भी सजा दिलाने के लिए लड़ती रही, लेकिन इस लड़ाई में कोई उसका साथ नहीं दे रहा था। उल्टे उसकी वजह से उसके घर और घर के लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। इस बात का एहसास अब आभा को भी होने लगा था। लिहाजा 3 अप्रैल को उसने एक आखिरी फैसला किया। वो अपनी आखिरी बात मीडिया के जरिए देश तक पहुंचाना चाहती थी और इसलिए उसने 3 अप्रैल की सुबह 4 रिपोर्टर्स को फ़ोन किया। उनमें से एक आज तक के हरनेक सिंह थे। 3 अप्रैल दोपहर 12 बजे आभा अपनी पूरी कहानी सुनाती है। रिपोर्टर और कैमरामैन आभा के घर से लौट जाते हैं। मीडिया से बात करने के बाद आभा उसी रात लगभग 12 घंटे बाद अपने घर में फांसी के फंदे से झूल जाती है। फांसी पर झूलने से पहले वो अपनी कलाई भी काट लेती है, यानी वो खुद के जिंदा बच पाने की कोई भी गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहती थी। काश आभा अपनी कहानी सुनाने के बाद थोड़ा इंतजार कर लेती, पर अफसोस ऐसा नहीं हो पाया। शायद वो अंधे बहरे और गूंगे कानून से उकता चुकी थी। उसे यकीन हो चला था कि जो इंसाफ उसे जीते जी नहीं मिला, शायद उसकी मौत उसे वो इंसाफ दिला दे। और कमाल देखिए, आभा गलत भी नहीं थी। आभा की मौत के बाद आभा की मौत और उसकी भाभी की सच्चाई जैसे ही गांव और गांव के बाहर तक पहुंची, लोगों का नज़रिया बदल गया। अब वही लोग उसकी लड़ाई को अपनी लड़ाई बनाकर पुलिस के खिलाफ सड़क पर उतर आए। पुलिस को भी एहसास था कि आभा और स्वाति की मौत का असली जिम्मेदार उन तीनों के अलावा खुद पुलिस भी है। लिहाजा अब खुद पुलिस के पास भी अपने बेशर्म चेहरे को छुपाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मजबूरन उन्हें उस तीसरे गुनहगार को भी गिरफ्तार करना ही पड़ा। आभा की मौत के ठीक 24 घंटे बाद उस तीसरे गुनहगार को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, जिसे वो अब तक खुद बचाती आ रही थी। पता नहीं ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं, मालूम भी नहीं कि ये सवाल अच्छा है या बुरा, पर जहन से ये सवाल जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। सवाल ये है कि अगर आभा ने अपनी जान न दी होती
तो क्या यह तीसरा गुनहगार पकड़ा जाता? आप ही जवाब दीजिए।